बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लायर्स टीवी लॉर्ड्स के प्लेटफॉर्म पर आज जो हमारा टॉपिक डिस्कस होने जा रहा है वो बेल के हवाले से है, ज़मानत के हवाले से है। ज़मानत की कौन कौन सी इकसाम है और कौन कौन से सेक्शन डील करते हैं, और इसके साथ साथ आपको ये भी समझ आ जाएगी कि इमरान खान को जो जमानतें मिल रही हैं, प्रोटेक्टिव बेल मिल रही है, क्या वो टेम्परेरी रिलीफ है या परमानेंट रिलीफ है, और क्या ये उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ दिया जा रहा है कोर्ट्स की तरफ से। जिस तरह उनके सियासी मुखालफिन जो है वो कह रहे हैं कि एक पैकेज ऑफ बेल दे दिया है एटसेट्रा, जो अदलिया के खिलाफ बातें की जा रही हैं। तो ये भी आज क्लियर हो जाएगा आपको कि क्या बेल जो है वो क्यों उनको हर दफा ग्रांट हो जाती है, क्या उनका राइट है जो बेल वो ले रहे हैं, कानून उसके बारे में क्या कहता है, और इसके साथ साथ काइंड्स और सेक्शन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है वो 496 जो है सेक्शन बेल को डील करता है सीआरपीसी का, उसके बाद 497 जो है वो डील करता है, उसके बाद 498 डील करता है। 496 क्या है? 496 जो है वो जब कोई सबसे पहले जब किसी मुल्जिम के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और वो अरेस्ट हो जाएगा और उस पर जो दफात लगाई गई हैं वो बेलेबल नेचर की हैं। बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस आपको कैसा पता चलेगा? वो पता चलेगा सीआरपीसी का जो सेकंड शेड्यूल है उसको आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से ऑफेंसेस बेलेबल हैं, कौन से ऑफेंसेस नॉन बेलेबल है, और इसके साथ साथ कौन से जो ऑफेंसेस हैं वो कंपाउंडेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है, और ये तमाम चीजें आपको सेकंड शेड्यूल में नजर आ जाएंगी। तो बेलेबल ऑफेंसेस नेचर जो होगी और किसी मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया है तो जो कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास जब पुलिस पेश करेगी तो पुलिस के पास जो मजिस्ट्रेट है वो रिमांड पेपर पर ही उसकी बेल उसको दे सकता है और कोई भी उसको श्योरिटी जो है श्योरिटी लेकर मुल्जिम को रिलीज कर सकता है। तो ये 496 है जो डील करता है जहां पे एप्लीकेशन की भी जरूरत नहीं होती, और इस पे जो है MLD 1991 पेज 518 जो है इस पे एक साइटेशन भी है जिसमें ये कहा गया है कि इसके लिए कोई दरखास्त देने की भी जरूरत नहीं है जब बेलेबल ऑफेंसेस नेचर का कोई बंदा अरेस्ट होगा। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं एक बंदे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और वो उसके खिलाफ जो है वो मेलाफाइडी पे दर्ज हुई है, पॉलिटिकल एनिमिटी पे दर्ज हुई है और वो उसमें इन्वॉल्व नहीं है, प्राइम एफसाई उस पे जो है वो केस नहीं बनता, तो वो उसके पे क्या करेगा? वो एक मुअज़्ज़ज़ शहरी है और वो जो है बेल लेना चाह रहा है कि मुझे पुलिस अरेस्ट ना करे, अरेस्ट जो है वो किए बगैर मेरी इन्वेस्टिगेशन हो तो उसके बाद बेल का फैसला किया जाए। तो ये इस पे सेक्शन जो है वो 498 डील करता है। अगर तो वो आउट ऑफ सिटी है या आउट ऑफ प्रोविंस है, तो एक सूबे से दूसरे सूबे में है और उसके खिलाफ कोई एफआईआर किसी दूसरे सूबे में दर्ज हो गई है, तो उसके पास ये राइट है कि वो अपना जो कंसर्न हाई कोर्ट होगी वहां पे जाके प्रोटेक्टिव बेल ले सकता है। प्रोटेक्टिव बेल जो है वो 7 दिन या ज्यादा से ज्यादा जो है वो 10 दिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिए जा सकते हैं प्रोटेक्टिव बेल में विदाउट टचिंग द मेरिट्स ऑफ द केस। उसमें जो हाई कोर्ट होगी वो टच नहीं करेगी मेरिट्स, केस के मेरिट्स जो है वो बिल्कुल उसको टच नहीं करेगी, बल्कि ये देखेगी कि ये एक मुअज़्ज़ज़ शहरी है, इसके खिलाफ एफआईआर जो है वो दर्ज हुई है और कंसर्न जो जहां पे इसका ट्रायल होना है उस कोर्ट में जाके ये प्री अरेस्ट बेल मूव कर ले और तब तक रास्ते में इसको कोई गिरफ्तार ना करे, तो ये होगी प्रोटेक्टिव बेल। जो आमतौर पर हमने देखा है कि इमरान खान को जो है मुख्तलिफ मुकदमात में प्रोटेक्टिव बेल दी जा रही है और इसमें एक नई प्रेसिडेंट सेट हुई है। नई प्रेसिडेंट क्या है? वो कल लाहौर हाई कोर्ट में एक नई प्रेसिडेंट डीपी ने सुनते हुए डबल जो बेंच है उसने सुनते हुए एक फैसला दिया कि प्रोटेक्टिव बेल अमूमन ये होता था कि एक बंदे ने प्रोटेक्टिव बेल ली है और वो 7 दिन के अंदर अंदर मुतलका जो जहां पे उसकी एफआईआर दर्ज हुई है वहां पे जाके वो प्री अरेस्ट बेल मूव कर देता है और वो अरेस्ट से बच जाता है। यहाँ पे क्या हुआ कि ये इसने प्रोटेक्टिव बेल ली इमरान खान साहब ने और वो वहां पे अदालत कंसर्न जहां पे ट्रायल होना था वहां पे प्री अरेस्ट बेल मूव नहीं की, तो वो 7 दिन गुजर गए तो वो अदालत में पेश हुआ तो वहां ये देखा गया कि ये वहां पे गए हैं और इनको पेश नहीं होने दिया और इनकी नीयत साफ थी और इनको दोबारा जो है प्रोटेक्टिव बेल दे दी गई, तो वहां पे कोर्ट ने ग्राउंड्स देखे और एक नई प्रेसिडेंट सेट हो गई। तो ये होगी प्रोटेक्टिव बेल कि एक बंदा अपने दूसरे किसी जगह पे जाना है और उसको खदशा है कि रास्ते में उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो वो जो है वहां कंसर्न हाई कोर्ट से जो है वो प्रोटेक्टिव बेल ले लेगा 498 सीआरपीसी सेक्शन के तहत।
इसके बाद आती है प्री अरेस्ट बेल। प्री अरेस्ट बेल क्या है? प्री अरेस्ट बेल ये है कि किसी मुलजिम के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है और वो वहां की कंसर्न्ड सेशन कोर्ट में प्री अरेस्ट बेल अंडर सीआरपीसी सेक्शन 498 वहां पे जो प्री अरेस्ट बेल दायर करेगा और उसकी बेल जो है वो उसको फौरन जो है इंटरम बेल जो है इंटरम रिलीफ दे दिया जाएगा और एक पेशी दे दी जाएगी। वहां पे ये नहीं देखा जाएगा कि जो इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है ये प्रोहिबिटरी क्लास में इसके ऑफेंसेस फॉल करते हैं या इसके खिलाफ 302 का मुकदमा है या इसके खिलाफ कोई हीनियस ऑफेंसेस हैं। तो जब प्री अरेस्ट बेल होती है तो इसमें ये बिल्कुल चीजें नहीं देखी जाती और ये एक इंटरम रिलीफ होता है और ये एक टेम्परेरी रिलीफ होता है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद जो है वो कोर्ट देखती है मेरिट्स ऑफ द केस और उसके बाद वो उसका फैसला होता है। तो जब फाइनल फैसला होता है अगर तो वो उसमें प्राइम फाई वो उस ऑफेंस में इन्वॉल्व नहीं है, पॉलिटिकल एनिमिटी है सॉरी फॉल्सली इन्वॉल्व किया गया है तो उसको जो है वो कोर्ट उसकी बेल कंफर्म कर देगी। तो ये प्री अरेस्ट बेल की कंडीशंस है। ये जो रिलीफ इमरान खान को मिल रहा है ये इंटरम रिलीफ है। अगर उसने कहीं पे प्री अरेस्ट बेल उसकी मिली है और उसकी एक डेट पड़ी है तो वो एक इंटरम रिलीफ है। उसके बाद इमरान खान इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेगा। इन्वेस्टिगेशन में जो है अगर उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन खिलाफ आती है तो फिर भी कोर्ट जो है देखेगी केस को, आर्गुमेंट सुनेगी और उसके बाद जो फैसला करेगी या वो उसकी बेल रिजेक्ट कर देगी या कंफर्म कर देगी। तो ये आर्जी तौर पे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए एक इंटरम रिलीफ दिया जाता है फौरी तौर पर प्री अरेस्ट में, चाहे वो जितना ही हीनियस ऑफेंसेस हो। तो इसके बाद जो है इसमें दो चीजें हमने डिस्कस करनी है, प्रोहिबिटरी क्लास कौन सा होता है और नॉन प्रोहिबिटरी क्लास कौन सा होता है। प्रोहिबिटरी क्लास जो कि हम अमूमन प्री अरेस्ट बेल में एक फिक्रा लिखते हैं कि ये ऑफेंसेस प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल नहीं करते, जिनकी सजा 3 साल से 10 साल तक हो और इनको जो है वो प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल नहीं किया जा, ये फॉल नहीं होते। और जो 10 साल से उम्र कैद, सजाए मौत या जितनी भी ज्यादा सजा होगी 10 साल से वो प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल करेंगे और जो है उसमें कोर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट है कि उसको जो है वो बेल दे या ना दे। लेकिन जो ऑफेंसेस प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल नहीं करते और जो बेलेबल ऑफेंसेस हैं वो मैटर ऑफ राइट होता है, वो हर मुलजिम का हक होता है कि उसको जो है वो जमानत दी जाए। वहां पे उसकी जमानत को खारिज नहीं किया जा सकता। अगर तो वो कोई जज उसको खारिज करता है, उसकी जो कि उसका राइट है बेल लेना, तो फिर उसको अपने आर्डर्स में ग्राउंड्स डिस्कस करनी पड़ेगी, ग्राउंड्स देनी पड़ेगी कि इन इन वजूहात की वजह से मैं इनको इसकी बेल खारिज कर रहा हूं, हालांकि ये ऑफेंस बेलेबल है और नॉन प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल करता है। तो वहां पे उसको रीजंस देनी पड़ेंगी। और इसके साथ साथ जो प्री अरेस्ट के हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन और कर लें। प्री अरेस्ट बेल जो होती है अगर तो एंटी टेररिस्ट एटीसी की उसके खिलाफ ऑफेंसेस हैं तो वो स्पेशल ऑफेंसेस में फॉल करेगा। और इसके साथ साथ जो एंटी नार्कोटिक्स और जो है दूसरा एंटी करप्शन के केसेस और एफआईए के रिलेटेड केसेस, तो वो स्पेशल जजेस उसके लिए मखसूस होते हैं जिनको ये इख्तियारात दिए जाते हैं कि इन इन ऑफेंसेस में आप सुनेंगे। तो वो उन जजेस की अदालत में दायर होगी उसकी प्री अरेस्ट बेल जिसमें उसका जो है वो ऑफेंसेस फॉल करते हैं। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे 497 जो है वो पोस्ट अरेस्ट बेल है, जिसको हम कहते हैं बाद अज गिरफ्तारी। कोई बंदा गिरफ्तार हो गया किसी ऑफेंस में, उसके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हुई और वो जो है नॉन बेलेबल नेचर के ऑफेंसेस हैं, तो उसको जो है अदालत फिजिकल रिमांड पे भेजेगी कि इसके खिलाफ मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन की जाए और अगर कोई बरामदगी करनी है या कोई इससे कोई चीज बरामद करवा के फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी, एविडेंस कलेक्ट करनी है, तो उसको फिजिकल रिमांड दिया जाएगा। फिजिकल रिमांड जो है वो ज्यादा से ज्यादा 14 दिन का हो सकता है, लेकिन ये एकदम 14 दिन का रिमांड नहीं दिया जा सकता, बल्कि 2 दिन 4 दिन इस तरह कोर्ट देखेगी कि अगर इतने दिनों में कुछ इससे बरामद नहीं हुआ तो फिर अदालत उसको जो है वो जुडिशियल रिमांड पे भेज देगी, जिसको हम जेल में भेजना कहते हैं। जेल हुकाम के हवाले अदालत उसको कर देगी। और जब बंदा अरेस्ट हो जाता है तो उसकी बेल जो है उस वक्त तक दायर नहीं हो सकती जब तक उसको जुडिशियल नहीं भेज दिया जाता। जब वो जुडिशियल चला जाएगा, जुडिशियल रिमांड पे अदालत उसको भेज देगी, उसके बाद उसकी पोस्ट अरेस्ट बेल दायर होगी जो कि 497 सीआरपीसी सेक्शन के तहत दायर होगी। और उसमें जो है वो कहां पे दायर होगी,
वो वहां पे दायर होगी जहां पे उसका ट्रायल होना है। जो ऑफेंसेस उसके खिलाफ हैं, अगर तो वो जो है ऑफेंसेस हीनियस क्राइम में आते हैं, ना प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल करते हैं, या कह लें कि उसका ट्रायल सेशन कोर्ट ने करना है, तो उसकी पोस्ट अरेस्ट बेल डायरेक्टली जो है वो सेशन कोर्ट में दायर होगी। अगर वो स्मॉल नेचर के जो ऑफेंसेस हैं, बेलेबल या दूसरी जो ऑफेंसेस हैं 3 से 10 साल के दरमियान है, या उसका ट्रायल जो है कोर्ट ने ये देखना है कि ये जो ऑफेंसेस इस पे लगाए गए हैं, ये किस कोर्ट ने इसका ट्रायल करना है। जब चालान आएगा, किस कोर्ट ने ट्रायल करना है, जिस कोर्ट ने ट्रायल करना होगा उसी कोर्ट में उसकी 497 सीआरपीसी के तहत बेल जो है वो दायर की जाएगी। और इसके साथ साथ एक बेल होती है एंटीस्पेक्टरी बेल, जो कि पाकिस्तान में इसकी प्रैक्टिस नहीं है। ये एफआईआर दर्ज होने से पहले की है। पहले इसकी बेल दायर की जा सकती है कि फला मेरी पॉलिटिकल एनिमिटी है या वैसे एनिमिटी है, तो मेरे खिलाफ फला कोई एफआईआर बंदा जो है वो दर्ज करवा देगा। तो ये अंदेशे के तौर पर, गिरफ्तारी के अंदेशे या पर्चा दर्ज होने के अंदेशे के तौर पर बेल जो है ये ग्रांट की जाएगी। ये भी हाई कोर्ट में ग्रांट की जाएगी। और ये जो बेल है, इसमें ये देखा जाएगा कि ये एक पार्टिकुलर पर्सन के खिलाफ होगी, पार्टिकुलर जो अथॉरिटी के खिलाफ होगी। तो ये एंटीस्पेक्टरी बेल है, जिसकी आम जो रूटीन पाकिस्तान में नहीं है। और इसके बाद एक बेल जो है वो 169 की है। 169 क्या है? एक बंदा अरेस्ट हो जाता है, चाहे वो हीनियस क्राइम है, चाहे वो प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल करते हैं या नहीं करते। जब उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो या हेड ऑफ द पुलिस स्टेशन है, वो ये अगर देखता है कि इसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, कोई इसके खिलाफ मटेरियल नहीं मौजूद, या इसको जो है वो फाल्सली इन्वॉल्व किया गया है, तो एसएचओ के पास ये इख्तियार है कि वो उसको 169 सीआरपीसी के तहत श्योरिटी या विदाउट श्योरिटी के रिलीज कर सकता है। श्योरिटी लेके भी रिलीज कर सकता है या विदाउट श्योरिटी भी उसको रिलीज कर सकता है। तो ये जो 169 है, ये भी एक बेल का जो टाइप्स है। और अगर एक ट्रायल चलता है, ट्रायल होने के बाद एक बंदे को सजा हो जाती है, सजा होने, कन्विक्शन होने के बाद उसकी जो है वो अपील दायर होगी, और बेल जो है उसकी बेल भी दायर होगी, वो 426 सीआरपीसी सेक्शन के तहत उसकी बेल दायर होगी। और वो अगर वो उसको मतलब जो सजा हुई है उसमें कोई खला रह गए हैं, तो वो या कोई ऐसी पॉइंट आउट चीज कर देता है, तो उसको जो है वो बेल जो है वो ग्रांट कर दी जाएगी, बेल आफ्टर कन्विक्शन। तो जिस तरह के मरियम नवाज और नवाज शरीफ को सजा हुई, कन्विक्शन हुई, और उसके बाद जो उसकी बेल हुई है वो 426 सीआरपीसी सेक्शन के तहत उसकी बेल हुई है, बेल आफ्टर कन्विक्शन। तो ये जो आज की हमारी डिस्कशन थी। और इसके साथ साथ आपको ये मैं बताता चलूं कि जो पोस्ट अरेस्ट बेल होती है, पोस्ट अरेस्ट बेल आप 1000 दफा भी दायर कर सकते हैं, और लेकिन इसमें यह है कि आप एक फ्रेश ग्राउंड लेके दोबारा दायर करेंगे। आपने मजिस्ट्रेट के पास की पोस्ट अरेस्ट बेल, आफ्टर अरेस्ट बेल जिसको हम कहते हैं, वो खारिज हो गई, वो सेशन से खारिज होगी, वो हाई कोर्ट से खारिज होगी, आप फिर वापस आके मजिस्ट्रेट के पास बेल दायर कर सकते हैं। कोई फ्रेश ग्राउंड मीन के कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है, या किसी जो एविडेंस हो रही थी ड्यूरिंग द ट्रायल, किसी गवाह ने जो है वो ऐसा बयान दे दिया है जो कि आपके हक में आता है और आपको लगता है कि आपको सजा नहीं होगी, तो ये एक फ्रेश ग्राउंड होगी। तो फ्रेश ग्राउंड पे आप दोबारा भी पोस्ट अरेस्ट बेल दोबारा दायर कर सकते हैं। तो ये आज की टाइप्स थी, और ये जो प्री अरेस्ट और प्रोटेक्टिव बेल थी, ये आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये एक आर्जी रिलीफ होता है जो कि अदालतें जो है कानून के तहत देती हैं कि बंदा जो है वो अंडर द कोर्ट जो है कोर्ट के में आके सरेंडर कर दे, श्योरिटी दे दे, और वो बकायदा इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर ले, और जो भी अगर तो वो मुजरिम है तो फिर उसकी आगे जो है वो प्रोसीजर चलेगा। तो ये जो रिलीफ फिलहाल इमरान खान को मिल रहा है वो एक आर्जी रिलीफ है, वो एक टेम्परेरी रिलीफ है, इंटरम रिलीफ है, वो परमानेंट रिलीफ नहीं है, और कोई उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाके रिलीफ नहीं दिया जा रहा, बल्कि वो उसका राइट है जो वो अपना राइट जो है वो यूज कर रहा है। तो आज के लिए यही हमारी बेल की इकसाम थी, और बेल को कौन कौन से सेक्शन डील करते थे, और इनमें क्या क्या चीजें देखने में आती हैं, और ये किस तरह दायर होंगी, किस अदालतों में दायर होंगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट लीगल नॉलेज के हवाले के साथ एक फ्रेश